सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। हर महिला एक योद्धा है जो अपने सपनों को लड़कर साकार करना जानती है। जिंदगी की राहों में कितनी मुसीबतें आए, हर उस पर वो पार करना जानती है। कभी नहीं रुकती, कभी नहीं झुकती, इसलिए हर जिम्मेदारी को निभाना जानती है। नारी, मैं वही कहूँगा कि नारी तुम एक श्रद्धा हो। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्हें ये पंक्तियाँ बहुत सूट करती हैं, जिनके जीवन में लगता है जैसे उन्हीं के लिए बनाई गई हैं। जो शख्सियत है उन्होंने बहुत बचपन से संघर्ष का जीवन जिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी और कभी रुकी नहीं, और दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ती जा रही है। वो कितनी भी ऊंचाइयाँ वो ले रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत वो समझती हैं, ज़मीन पर वो काम करना चाहती हैं। खासकर वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ उनके मन में है कि वो उनका स्वाभिमान बढ़े समाज में, वो एक समाज को दिशा देने वाली बने। तो ऐसी सुश्री प्रगति सेठ जी से आज हम मिलवाएंगे, जो कि मिसेज यूनिवर्स टाइटैनिक ब्यूटी हैं, मिसेज वेलनेस एम्बेसडर है, क्वीन ऑफ वर्ल्ड, और मिसेज मध्य प्रदेश भी रही है। वो योग और हार्ट पर जिन्होंने पीएचडी की है। आज सबसे बड़ी समस्या लोगों की स्वास्थ्य की है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। उनको यूपी योगिनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और राष्ट्रीय स्तर की जो अग्रणी संस्था है जन परिषद, उसकी वो ब्रांड एम्बेसडर है। परिवार और संयुक्त परिवार के सिद्धांत की पैरोकार और युवा महिलाओं के मार्गदर्शन के लिए हमेशा वो तत्पर रहती है। तो ज़्यादा भूमिका में न जाते हुए मैं सीधे आपसे उनको रूबरू कराता हूँ। सार्थक संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आपका शुरुआती जीवन जिस तरह से बीता, उसमें कोई भी टूट जाता कि 12 वर्ष की उम्र में पिताजी का निधन हो गया और पढ़ाई में दिक्कतें आई, और आप बुंदेलखंड के उस झांसी इलाके से हैं। जो बुंदेलखंड पूरा है वो तो बहुत उस समय जब आप बचपन में थी बहुत बैकवर्ड था। आज तो खैर आधुनिकता आ गई है, लोग बच्चियों को बाहर निकाल रहे हैं। तो कैसे आप इस संघर्ष झंझावत से निकली, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी। शुरुआती दिनों में काफ़ी सारी चैलेंजेस थे। बचपन में काफ़ी चैलेंजेस थे। पिताजी जब तक थे तब तक जीवन बड़ा ऐसे फेरी टेल जैसा था। पता ही नहीं था कि संघर्ष होता क्या है, जिम्मेदारियां क्या होती हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन महज 12 साल की उम्र में जीवन इस तरीके से परिवर्तित हुआ कि हर छोटी छोटी चुनौतियां, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब जद्दोजहद करनी पड़ी, तब पता चला कि अच्छा, जीवन वाकई में इतना कठिन होता है क्या। बहुत छोटी सी उम्र में आपके लिए हर व्यक्ति एक नई सोच, नई धारणा बना रहा होता है। और ये मैं जानती हूँ कि जब तक आपके घर पे, आपके सर पर पिता का साया होता है, तब तक आप हर एक बाहर की परेशानियों से या किसी भी चीज़ से बड़े प्रोटेक्टेड रहते हैं। बरसात में जैसे छाता। बिल्कुल बिल्कुल, बरसात में जैसे छाता, घर के ऊपर की छत। और जैसे ही वो छत चली गई तो आप एक अवेलेबल सिंबल हो जाते हैं, है ना। अब क्योंकि हम बच्चियां थे तो मतलब एक बेचारा बच्चा या फिर एक अवेलेबल लड़की जिसके साथ में आप किसी भी तरीके का कोई भी फ्रंट कर सकते हैं। बहुत सारी, मतलब हर तरफ आप ऐसे कि सबकी नजरें सिर्फ आपके ऊपर हैं। आपको उन सभी तरीके की नजरों से खुद को बचाना है, खुद को संभालना है, खुद को समेटना है। और उस उम्र में जहां आपको समझ नहीं है कि किस व्यक्ति की आपके ऊपर किस प्रकार की धारणाएं हैं, वहां पे अब बचपन से ही बड़ा सिनेमा देखने का शौक था। एक डांस शो आता था हमारे बचपन में जिसका नाम था वूगी वूगी। मुझे उस डांस शो में जाने का बड़ा मन था कि मैं इसमें जाऊंगी, मुझे एक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो बचपन में आप खेल खेल में बोलते हो अपने पापा से, अपने घर में मम्मी से कि मैं भी ये करूंगा, मैं भी ये करूंगी, ऐसा मुझे भी बनना है। तो सब आपको ऐसे ले लेते हैं, तो बच्चा है बोलता रहता है। महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, हर दिन बदलती रहती है, तो कोई आपको सीरियसली लेता नहीं है। जब आपको सीरियसली लेने की उम्र आती है, तब तक आपके ऊपर से सारा सपोर्ट सिस्टम हिल जाता है, हट जाता है। आपको नहीं पता कि आपको अपनी मन की बातें किससे करनी है, कैसे कहना है, क्या करना है। अब जब आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो हर व्यक्ति आपके लिए आपका एक वो बन जाता है, ठेकेदार कह सकते हैं, है ना। जो आपके नहीं, मैं तुम्हारे लिए डिसीजंस लूंगा, मैं जो बताऊंगा वही सही है। और जबकि वो सही होता नहीं है। आपके हिसाब से वो सही होगा, लेकिन क्या मेरे हिसाब से वो सही था? नहीं था। तो वहाँ
उन चुनौतियों को लड़ते हुए झगड़ते हुए आगे बढ़े। बहुत सारी जगहों पे घर में भी कई बारी वाद विवाद हुआ कि अरे इसको तो पढ़ना लिखना नहीं है, अभी इसको ये नहीं करना है। कई बारी अपनी परीक्षाओं में फेल हुए, बीमार हो गई थी बचपन में पापा के जाने के बाद, टीबी हो गई थी मुझे, उसका इलाज चला, काफ़ी लंबा प्रोसेस था, हर तरीके की परेशानियाँ, कहीं से भी कहीं तक इमोशनल सपोर्ट ख़त्म हो चुका था। माँ थी, माँ खुद अपने आप में इतना परेशान, सारी चीज़ें। हम सभी, मेरी जो सबसे बड़ी वाली दीदी थी वो सिर्फ 16 साल की थी। तो अब इतने सारे बच्चों को लेके एक अकेली माँ, मम्मी भी बहुत यंग एज में, तो मतलब हर तरीके के एक जो आपके बैकवर्ड इलाके में जो चीज़ें होती हैं वो सब हुई। फिर जब जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मेरी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, तो सबको लगने लगा अरे ये लड़की तो सुनती नहीं है, इसको तो बिल्कुल लड़कियों जैसे रहना ही नहीं आता है। तो मेरी चाल के ऊपर मुझे टोका गया। मैं जो ऐसे बात कर रही हूँ, आंखों में आंखें डाल के, नजरें झुका के रहा करो, लड़कियां ऐसे आंखों में देखकर बातें नहीं करती हैं, सड़क पे नजरें झुका कर चला करो, वो हर चीज सिखाने की कोशिश की गई जो मुझे स्वीकार ही नहीं थी। फिर जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे रास्ते खुलते गए। बस एक चीज समझ में आ गई थी बचपन में ही कि जो तुम सिखा रहे हो ये तो मेरे लिए सही नहीं है, और उसको मुझे मेरे लिए कैसे सही करना है वो मुझे सीखना पड़ा। अगर मैं नहीं सीखती तो शायद मैं आज अपने परिवार की उन महिलाओं जैसी होती जो आज अपने घर में एक सीमित दायरे में है। मुझे वो नहीं बनना था। मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनना था जो आसपास के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो, आदर्श हो, और महिलाएं ऐसी भी हो सकती हैं, ये भी हो। सिर्फ घर में रहने वाली महिलाएं अच्छी होती हैं ये जरूरी नहीं है। घर में रह के घर के बाहर के काम करने वाली महिलाएं बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। ये स्वीकार करना जरूरी था, खुद के लिए भी और लोगों के लिए ये छवि बनाना भी बहुत जरूरी था। और आज मैंने वो सारी चीजें अपने जीवन में कर ली हैं जहां पर लोग अब मुझे उससे देखते हैं कि नहीं नहीं, हाँ आपने संघर्ष किया, सारी चीजें। वो बात वो है ना कि जब एक इमारत बन जाती है तो वो खूबसूरत इमारत देखने में सबको बड़ी खूबसूरत लगता है कि अरे वाह क्या इमारत है, लेकिन जब उसकी नींव डाली जा रही होती है ना, वहां पर कितनी सारे संघर्ष होते हैं, वो कोई नहीं देखना चाहता, ना ही पसंद करना चाहता है। फिर आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मैं शुरुआत में बड़ा गिरती पड़ती पढ़ाई कर रही थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी, तो सबने प्रयास किया, कह रहे कुछ नहीं। और क्योंकि अपने यहाँ बुंदेलखंड में ऐसा है ना, एक सीमित पढ़ाई कर ली, बच्चे की शादी कर दी, सारी चीज़ें हो गई, तो वहाँ से मैंने कहा कि अरे नहीं। तो फिर मैंने पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन मेडिकल साइंस। शुरुआत से बचपन में एक सपना देखा था, नहीं मुझे डॉक्टर और एक्टर बनना है, अब वो कैसे बनना है पता नहीं था। तो ये था कि फिर ऑल इंडिया पीएमटी की प्रिपरेशन करी 12वीं के बाद, वहाँ नंबर नहीं आए अच्छे, और घर में हर तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस, सब तरीके का एक वो चल रहा था। तो फीस की बड़ी झंझट, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज मिल गया, अब फीस कैसे मिलेगी, तो नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद मैं कहा कि ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन करा मेडिकल साइंस से, फिर लगा कि अब फॉरेंसिक साइंस पढ़ लेते हैं। उस टाइम पे फॉरेंसिक CID चलता था, बड़ा फॉरेंसिक साइंस का एक क्रेज़ था, और बहुत सारे लोग कर भी नहीं रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे फॉरेंसिक साइंस कर लेनी चाहिए। तो घर वालों ने टोक दिया, नहीं 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 नहीं, फॉरेंसिक साइंस नहीं करनी है, ये पढ़ाई ऐसी है कि उल्टे सीधे लोगों के बीच में पढ़ना पड़ता है, और इतने खराब बॉडी आती हैं, डिसेक्शन करना होता है, इतनी बदबू, इतनी स्मेल, क्या तुम कर पाओगी, पैसे की बर्बादी है, कुछ नहीं पढ़ना लिखना है इस लड़की को, नई नई चीज़ें लेकर आ जाती है, ऊल जलूल। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मुझे BPT करा दो। तो फिर घर वालों ने बोला BPT करनी थी तो ग्रेजुएशन पहले नॉर्मल क्यों करी, दो बैचलर डिग्री का क्या मतलब है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी पहले कर लेती, फिर उसके बाद में अभी करा दीजिए, मास्टर्स कर लेते हैं। तो फिर एक्चुअली जब आप पिछड़े एक इलाके से होते हैं, वहाँ पर आपको सोच बदलना बड़ा कठिन है। तो मुझे ऐसा बोला गया, अच्छा मतलब तुम्हें पढ़ी लिखी मालिश वाली बनना है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का तो वो ये काम है। तो मैंने कहा ये कैसा बात है, मालिश वाली बनना है। तो मुझे फिर उस बात पे बड़ा ऐसे आक्रोश आ गया। मैं कहा तुम लोग तो मुझे कुछ करने ही नहीं देना चाहते हो। डांस कर रही थी तो डांस में भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया कि मैं थोड़ा सा सीख लूँ, अच्छा बढ़ जाऊँ। तो मैं घर में ही डांस सिखा रही थी, और मैंने स्कूल में पढ़ाना भी शुरू किया, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज थे तो खुद को कुछ करना, अपना चीज़ें चल जाती थी। तो जब डांस सिखाना शुरू किया तो चंद महिलाओं ने बोला योगा कराने लग जाओ। तो मैं कहा योगा तो मुझे आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा CD-VD लेके सीख लो और फिर सिखा दो। मैं कहा भाई CD-VD लेके सीख लो और कर लो।
तो फिर तब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है गौरव, आज भी मेरे मित्र हैं। उन्होंने बताया कि योग से पढ़ाइयाँ होती हैं। तो फिर मैंने सर्च किया हम लोगों ने बैठ के साथ में कि अच्छा योग से पढ़ाई होती है। तो फिर देखा तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में योग से सारी पढ़ाइयाँ हो रही थी। तो मैं कहा मम्मी मैं मास्टर्स कर लेती हूँ। तो मेरे घर में सबने बोला योगा से भी पढ़ाई होती है, ये सिर्फ टाइम पास करना चाहती है, अपने घर के बाहर जाना है, कैसे भी जाना है बस। तो फिर मैं कहा अच्छा मास्टर्स मत करो, हम एक साल का डिप्लोमा कर लेते हैं, तो आगे मैं क्योंकि सिखा रही हूँ डांस वगैरह तो इसको मैं और अच्छे से आगे बढ़ा लूंगी। तो फिर घर वालों को जैसे तैसे मनाया, बाहर निकलने का अवसर मिला, हम दौड़ लगाकर भागे भोपाल। और भोपाल आए तो योग ने मुझे बड़े अच्छे से स्वीकार किया। मैंने योग को नहीं सुना, योग ने मुझे सुना है। मैं एक छोटा महज बच्चा 18-19 साल का, और जब मैंने योग में एडमिशन लिया तो क्योंकि मैं डांस सिखा रही थी तो मेरी बॉडी जो थी वो बड़ी फ्लेक्सिबल थी। तो सारे आसन, कठिन से कठिन आसन मैं कर लेती थी। तो मेरे साथ वालों को लगता था कि मैं कहीं बहुत बड़ी जगह से कुछ बहुत अच्छा सीख कर आ रही हूँ, इसलिए मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ। तो बड़ी ही कम उम्र में मुझे आपका बड़ा ही रिनॉन इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बेंगलोर का ये इंस्टीट्यूट है। तो इनकी ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे रिसर्च वर्क चलते रहते हैं, जिसमें एक रिसर्च वर्क है इनका स्टॉप डायबिटीज़ मूवमेंट। उस स्टॉप डायबिटीज़ मूवमेंट से जब मुझे जुड़ने का अवसर मिला सर, बहुत छोटी थी, कुछ पता नहीं था बीपी क्या होता है और क्या टेस्ट होते हैं, क्या फास्टिंग शुगर है, ये है, कुछ नहीं पता था। और बस एक आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था क्योंकि लड़ते चले आ रहे थे, तो बस वही करना आ गया था कि लड़ना है, बस कैसे भी करके इस परिस्थिति में जाना है। तो मैं 18-19 साल के बच्चे को मुझे नौकरी मिली सर पहली आपके जेके हॉस्पिटल में 1250, जहाँ पर मैं एमडीज के साथ में बैठ के प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे बड़ा मजा आ गया। मैं कहा यार ये तो चाहिए था जिंदगी में, डॉक्टर बनना, हाँ योग से भी डॉक्टर बना जाता है। तब मुझे पहली बार पता चला। वहाँ पर एमडीज के साथ में रह के मुझे बहुत सारा सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ। फिर मैंने अपने आप को मास्टर्स में एनरोल किया, तो फिर मैंने योग में ही मास्टर्स किया विद द हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। फिर उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट के साथ में मैंने मास्टर्स किया। फिर जब ये मास्टर्स हो गया तो था कि पीएचडी करना है, तो मास्टर्स के बीच में ही शादी हो गई, थोड़ी सी गति रुक गई। फिर बस ये था कि कुछ शुरुआती स्तर में थोड़ी सी समस्या आई लोगों को समझने में। जब आप नए नए रिश्तों में जाते हैं तो हम आपको समझ रहे होते हैं, आप हमें समझ रहे होते हैं, लेकिन जब पतिदेव को समझ में आया कि नहीं भाई ये नहीं रुकने वाली है, तो पतिदेव बड़े ज़्यादा हर चीज़ में रहे साथ में। उन्होंने हर चीज़ में समर्थन किया। मैंने कहा मुझे पढ़ना है, ठीक है पढ़ना है, लेकिन शर्तों के साथ में पढ़ना है, लेकिन ये भी मैनेज करना। मैं कहा हाँ ठीक है, मैं सब करके दूंगी, मुझे ये करने दो बस। तो मास्टर्स किया, फिर नौकरी बड़ी अच्छी लग गई। नौकरी लग गई तो फिर घर वालों का ये था कि अब बस यही चलना है, ये कुछ अब आगे कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद में फिर उसी बीच में एक बड़ा सा एक वो आता है चेंज कि पतिदेव का ट्रांसफ़र हो जाता है, सारी चीज़ें वहीं ध्वस्त हो जाती हैं। फिर उसी बीच में हमारी बड़ी बिटिया क्यारा आती हैं, तो जीवन थोड़ा सा रुक जाता है, थोड़ा सा पीछे हो जाता है। अब 1 साल तक तो मैं घर पे ही थी, सब चीज़ों से दूर, कुछ नहीं कर रही थी उस 1 साल में। तो बस दिमाग चल रहा था कि ये क्या हो गया, अब रुक गई हूँ। अब अच्छी बात ये रही जीवन की कि किसी भी परिस्थिति में जहाँ भी छोटा सा ब्रेक लगा, मैंने दिशा बदल ली मेरी, क्योंकि जीवन में करना बहुत कुछ है, छोटी सी जिंदगी, आपको हर चीज़ें मुझे करनी थी। तो अब जब वो ब्रेक लगा तो फिर उसके बाद में तुरंत ही कोविड आ गया था। पीएचडी करना था, पीएचडी नहीं कर पा रही थी क्योंकि रेगुलर आपको विश्वविद्यालय जाना है पीएचडी में, तो आपको रिसर्च आपका जो एरिया है वहाँ भी जाना है, विश्वविद्यालय भी जाना है, तो कैसे होगा वो संभव, घर में छोटा बच्चा है। तो जब कोविड आया तो मैंने कहा ये तो अवसर बड़ा ही अच्छा आ गया कि विश्वविद्यालय जाना ही नहीं है, घर से बैठ के पीएचडी हो जाएगी, सारी चीज़ें। अच्छा, मैं सेशंस मेरे सारे ले रही थी, शुरुआत से डॉक्टर बनना था जो मैंने आपको बताया, कार्डियोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था। तो मुझे जब पीएचडी का अवसर मिला तो मैंने कहा क्यों नहीं कार्डियोलॉजी पे ही पीएचडी की जाए। तो फिर मैंने योग और कार्डियोलॉजी को कंबाइन करके मैंने पीएचडी ये की। तो आज की सबसे बड़ी समस्या है, हार्ट की। यंग लोग अटैक पड़ रहे हैं और सब योग की सलाह दे रहे हैं, जी जी तो इस संबंध में थोड़ा बताएं आप। जी। तो जब मैंने कार्डियोलॉजी में योग चुना तो इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है। घर में 1-2 ऐसे वाक्यांश हुए जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाए। फिर मेरे एक पेशेंट थे दिल्ली के, उनको मेरे बारे में कहीं से पता चला कि ये थेरेपेटिकल योग कराती हैं और बहुत अच्छी हैं, तो उन्होंने मुझ पे बड़ा भरोसा जताया। और जब उनकी मेरे पास में रिपोर्ट्स आई तो मुझे उनकी रिपोर्ट देख कर पहली बार भय लगा
क्योंकि उतनी ज़्यादा डिग्रेडेबल जो रिपोर्ट्स थी वो मैंने देख ही नहीं थी। उनका जो हार्ट प्रोसेसिंग, जो पंपिंग प्रोसेस होता है, उनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन रेट था वो केवल 16% बचा हुआ था। मतलब मतलब बड़ी बड़ी कार्डियोलॉजी में, मेदांता में, हार्ट केयर में और आपके अपोलो में, सब जगह से उनको बोल दिया गया था कि एक जैसे आपका पेस मेकर होता है वैसे एक कार्डियोवर्टर होता है, तो उनको बोल दिया गया था कि आप कार्डियोवर्टर लगवाइए। हाँ, क्योंकि आप अदरवाइज आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। किसी भी मोमेंट पे आप जस्ट लाइक अ लाइव माइन जैसे हैं आप, किसी भी टाइम पे कुछ भी हो जाएगा। और उनकी भी उम्र महज 30 साल, जो हमारे पेशेंट थे। तो मुझे बड़ा डर लगा पहले तो, एंड फिर मेरे क्योंकि मैं उसके पहले तक आईसीयू में जॉब कर रही थी, इंटेंसिव केयर यूनिट में देख रही थी, प्लस फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में मैं नौकरी कर रही थी, झांसी में ही कमला नर्सिंग होम है। तो मैंने, मेरे जो सीनियर सर थे, मैंने उनको रिपोर्ट्स भेजी, उनसे पूछा कि सर ये क्या कर सकते हैं। तो सर ने बोला कि नहीं ये पेशेंट बहुत रिस्की है, इसको बिल्कुल हाथ मत लगाओ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उस पेशेंट का मेरे पे भरोसा इतना ज़्यादा था कि मैम मैं मेरे रिस्क पे कर रहा हूँ, आप कराइए। तो हमने उनको पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया, उनकी पूरी डाइट चेंज कर दी, उनकी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, उनको व्यायाम उनके हिसाब से कस्टमाइज करके उनको व्यायाम कराया, योग अभ्यास कराया, नाद योग कराया, जिसके रिजल्ट सर इतने शानदार थे। महज 3 महीने के अंदर हमने ऑन ट्रैक मशीन्स के ऊपर जो उनका इजेक्शन फ्रैक्शन रेट था, एलबीएफटी रेट था, वो हमने 16 से सीधे 36 कर दिया। अरे वाह। और जब हमने उस पे किया, कार्डियोग्राम पे गए हम, तो उनका फिजिकल जब हमने लिया, फिजिकल टेस्ट हुआ, तो उसमें उनका 42% आया। तो सारे डॉक्टर अचंभित कि ये कैसे हुआ, ये तो संभव ही नहीं था। क्योंकि उनको इस तरीके की गाइडलाइंस दी गई थी कि अगर आपको 10 जीने भी चढ़ने हैं तो पहले 5 जीने चढ़ो, 5 सेकंड का रेस्ट करो, फिर 5 जीने चढ़ो। मतलब हार्ट की कंडीशन इतनी खराब थी कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले सकता था। उतने ज़्यादा ऐसे बिल्कुल क्रोनिक हार्ट को हमने उस सिचुएशन से उठा के, और हमने उनको ऐसे व्यायाम कराए जो आप और हम अभी, अगर हम किसी को बोलते हैं सामान्य व्यक्ति को, तो वो व्यायाम नहीं कर पाएगा पहली बार में। हमने उनको सारे व्यायाम कराए धीरे। और जब उनका वो जो रिपोर्ट्स आई और उनका जो भरोसा, उनकी वाइफ का जो मेरे प्रति ग्रेटिट्यूड रहा कि अरे मैम आपने जो करके दिया, हमने कुछ उनको आयुर्वेदिक नुस्खे भी बताए, घरेलू उपाय भी बताए, डाइट भी बताई, सारी चीज़ें। तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, योग को जितना लाइटली लिया जाता है उतना ज़्यादा साधारण है नहीं। आप इसको अगर वाकई में थेरेपी के जैसे लेंगे तो इसके जो इम्पैक्ट है वो आउटस्टैंडिंग है। तो वहाँ से फिर मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, अब मुझे इसी विषय पे ही रिसर्च करनी है। और रिसर्च के दौरान हमने ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया है जहाँ से मतलब उनको ये था कि कई बार ऐसा भी हुआ कि रिपोर्ट्स में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन मरीज अपने आप में इतना ज़्यादा स्वस्थ महसूस कर रहा है कि वो बोलते कि नहीं यही बढ़िया है। हमने आईएलडी के पेशेंट्स को ट्रीट किया, लंग डिजीज़ के पेशेंट्स को ट्रीट किया, हमने कार्डियक पेशेंट को ट्रीट किया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के पेशेंट को ट्रीट किया। तो फिर लगा कि नहीं, ये एक ऐसी विधा है जो हमारे योग, जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं माइथोस से आता है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो जड़ें हैं, जो योग है, तो उनको हमने इतना ज़्यादा लाइटली ले लिया। वहीं विदेशों में क्यों इतना ज़्यादा आगे, योगा वहाँ हो गया तब फिर वापस ही हुआ। हाँ वही ना, वहाँ से योगा होके जब इंडिया में आया तब हमने उसकी इम्पोर्टेंस समझी। जब तक वो योग था तब तक किसी ने उसको समझा ही नहीं। बिल्कुल। तो वो कार्डियक पेशेंट्स के लिए, किसी के भी लिए, आप किसी भी समस्या में है, सबसे सिंपल सॉल्यूशन है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यदि आप आपकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं, आपको किसी भी तरीके की दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ऑटो हीलिंग सिस्टम है। बिल्कुल है ना। हाँ। बुखार एक सीमा तक ही आता है। पहले के लोग बोलते थे बुखार आ जाए कम्बल ओढ़ के सो जाओ, बुखार उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको पूरा एक्स्ट्रा हीट दे दिया, तो बॉडी को समझ में आया कि नहीं, अब मुझे टेम्परेचर वापस से माइनर करना है। हम बच्चों को आज की तारीख में, छोटे छोटे बच्चे, मेरी भी छोटी सी बिटिया, हम बच्चों को एक्सपोजर से बचाते हैं। अरे नहीं, हर चीज़ को स्टेरिलाइज कर दिया, हर चीज़ को सैनिटाइज कर दिया। पहले के बच्चे बीमार नहीं पड़ते थे, धूल में खेलते थे। आज के बच्चे जरा में बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनका एक्सपोजर रोक दिया। जब बच्चा हर चीज़ को खाता है, हर चीज़ को मुंह में लेता है, तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं सर। वो एंटीबॉडीज आपको जब कभी वो बड़े होके किसी भी उस तरीके के बैक्टीरिया से एक्सपोज होता है, तो जो बचपन में एंटीबॉडीज बन चुकी है शरीर में, तो उसको वो आपका ऑटो इम्यून सिस्टम बोलता है कि नहीं ये वाली एंटीबॉडी को एक्टिवेट करना है, क्योंकि ठीक होना है, सब अपने आप से ठीक होना है। अब वो नहीं होता है। अब आप दवाइयों पर ही निर्भर है। आप वो समय ही नहीं है आपके पास में कि आप ऑटो हीलिंग सिस्टम को आप एक्टिवेट कर पाए। आप इस
क्षेत्र में थी, अच्छा काम कर रही, फिर ये सौंदर्य प्रतियोगिता में कहाँ से आप हर्षा अवेलोई कहाँ पहुँच गई, कैसे पहुँच गई, क्या वो? जैसे कि मैंने बताया, शुरुआत से डॉक्टर और एक्टर बनना था। जी। और जब मैं नौकरी कर रही थी कमला नर्सिंग होम में, वहाँ से फिर वापस से शिफ्ट होना था राजस्थान। तो मैंने मेरे पतिदेव मेरे एक मित्र थे, तो उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस चालू किया था। तो उनकी एक फिल्म आने वाली थी जिसके लिए उन्होंने बोला था कि नहीं, प्रगति मुझे हीरोइन चाहिए, मेरी पहली प्रेफरेंस जो है वो प्रगति है। अगर प्रगति नहीं मिलती है, प्रगति की डेट्स नहीं मिल रही हैं कुछ भी, तो फिर किसी और को देखेंगे। तो उन्होंने मुझे पूरी स्क्रिप्ट सुनाई। स्क्रिप्ट थोड़ी सी बागी थी, हर तरीके की उसमें गाली गलौज से लेके सब कुछ जो आजकल का कंटेंट है। उस स्क्रिप्ट का केवल जो जेस्ट था वो ये था कि लड़कियां भी अपने लिए सपने देख सकती हैं और अपने सपनों को जी सकती है। बस वो जो एक था जो मेरा भी एक हमेशा से रहा है। मैं कहा नहीं ठीक है, फिर मैं करती हूँ। तो मैंने वो मूवी करी और वो मूवी बड़ी अच्छी चल गई। हाँ, बहुत चर्चित रही वो। हाँ, काफी चर्चित रही। तो जब वो मूवी बहुत अच्छी चल गई तो फिर घर लोगों को लगा कि ये तो मतलब क्या ही कुछ भी करना है तुमको, बिना सिर पैर की चीजें हैं। तो अच्छा, उसके बाद में जब रोल्स आने शुरू हुए तो वैसे वैसे रोल आने शुरू हुए, गाली गलौज और सारी चीजें। मैंने कहा यार इन सब ने तो सोच लिया हमारा डाइवोर्स करा के ही मानेंगे। क्योंकि आप जब एक लड़की होते हैं, आपकी जिंदगी अलग होती है, लेकिन जब आप उस लड़की से बहू बन जाते हैं, उस लड़की से माँ बन जाते हैं, उस लड़की से वाइफ बन जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां अलग हो जाती हैं, आपके जीवन का प्रोस्पेक्टिव अलग हो जाता है। फिर आप वैसे जीवन नहीं जी सकते जैसे आप एक लड़की थे वैसे जी रहे थे। तो वहां फिर मैंने कहा कि ये रोक देते हैं, लेकिन मन में चुलबुलाहट मच रही थी कि अरे यार ये क्या हो गया, ब्रेक लग गया। तो कोविड चल ही रहा था, वो सारी चीजें। तो फिर उसके बाद में अच्छा, ये सारी चीजें तब तक हुई है जब मैंने शिफ्टिंग की है। तो अब राजस्थान से वापस से मध्य प्रदेश आना था, फिर वो एक लंबा सा गैप आने वाला था। बसी बसाई जो दुकान जिसको हम बोलते हैं, हमारा जो धंधा था वो रुकने वाला था। जो योग की क्लासेस चल रही थी, जो थेरेपीज चल रही थी, वो सब कुछ बंद होने वाली थी। फिर शुरू से शुरू करना था। तो शुरू से शुरू ऐसे तो नहीं हो जाता ना कि गए और शुरू हो गया, बीच में एक गैप रहता है। तो जब हम वापस से मध्य प्रदेश शिफ्ट हुए तो फेसबुक चला रही थी, एक एडवर्टाइजमेंट आया मिसेस मध्य प्रदेश एनरोलमेंट का। मैं कहा ये क्या नई चीज है, चलो करके देखते हैं। तो अंडर क्यूरियोसिटी सर मैंने उसका फॉर्म भर दिया। अच्छा। मैं कहा बहुत सारी मध्य प्रदेश के लिए आएंगी महिलाएं, क्राइटेरियाज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। अपने पास में एक वो फिल्म का एक्सपीरियंस था तो वो एक प्लस पॉइंट था। तो जब वो ऑडिशंस वगैरह हुए तो हम टॉप फाइनलिस्ट बन गए। तो हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा बात है। मेहनत हुई बहुत, मतलब ऐसे रात में मतलब पैर ऐसे सूज जाते थे सर, क्योंकि शुरुआत से स्पोर्ट्स फील्ड में रहे, योग में रहे, हील्स वगैरह पहनने का कभी अवसर उतना आया नहीं। वहाँ पर 16-16 घंटे हील में प्रैक्टिस हो रही है, चल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे हो गया था कि अरे ये क्या पंगा ले लिया। लेकिन जब वो किया तो उसका फल इतना मीठा मिला कि जब प्रतियोगिता हुई, मिसेस मध्य प्रदेश हुआ, तो उसमें जीत गए हम, विनर रहे। विनर मध्य प्रदेश? जी जी, मिस मध्य प्रदेश 2006 शामिल थी उसमें। उसमें हमारे टाइम पे जो कंटेस्टेंट्स आए थे तो 2800 कुछ प्रतिभागी आई थी, जिसमें से टॉप 20 फाइनलिस्ट हुई थी। मतलब 20 मिस और 20 मिसेस। उन 20 में से मतलब 2800 की रेस में 20 में आए, 20 में से 10 में आए, 10 से 5 में आए और फिर जीत गए। तो वो एक बड़ा ऐसा अनुभव रहा जहाँ से एक जिसको बोलते हैं ना किक मिल गई कि नहीं ये किया जा सकता है। तो सेम ईयर में 2023 में क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल पेजेंट है जो कि आपका न्यूयॉर्क बेस है। तो वहाँ से फिर मैंने उसको एनरोल किया कि अब ये भी करके देखते हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ पर फिर मुझे वेलनेस एम्बेसडर का खिताब मिला। वहाँ से वेलनेस एम्बेसडर खिताब लेकर आए। फिर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो तभी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ पीपल्स के साथ में मेरा मिलना हुआ। तो उन्होंने मुझे ऑनर किया विद द मिसेस यूनिवर्स टाइटैनिक ब्यूटी, एक क्राउन के साथ में। तो वो मेरे लिए बड़ी अच्छी उपलब्धि रही। फिर बाद में पता चला कि ये जन परिषद के साथ में एसोसिएटेड हैं, तो फिर उन्होंने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये सब कुछ बड़े अच्छे से चलने लग गया। तो फिर पीएचडी भी चल रही थी साथ में, पैरेलल ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। और धीरे धीरे करके जो जीवन में चाहिए था, जैसा जीवन मैंने सोचा था, आपकी इच्छा शक्ति अगर सर सही है और आपके काम करने के उद्देश्य अगर अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत आपको रोक सकती है।
प्रकृति मदद करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति मदद करती है। तो ये एक जो जनरल चर्चा रहती है कि ये केवल सौंदर्य के आधार पर प्रतियोगिता जीती जाती, क्या इसमें और चुनौतियाँ रहती? आपने तो बहुत सारी मेहनत की, पढ़ाई की, क्या क्या रहती है इसमें? सौंदर्य की प्रतियोगिता सौंदर्य नहीं होता। सौंदर्य आप क्या समझते हैं? सौंदर्य सौंदर्य जो दिख रहा है ये सौंदर्य नहीं। आप अंदर से कितने सुंदर हैं, हाँ। आप इंसान कितने सुंदर हैं, आप में समझ कितनी है, आपकी जो करंट है, आपकी जो जनरल नॉलेज है वो कितनी है, आपको आपके देश के बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं, कि आप अगर आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके क्या व्यूज़ हैं कि आप कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। हर एक चीज़ पूछी जाती है, हर एक चीज़ देखी जाती है कि आप में कितनी क्षमताएं हैं, केवल शक्ल ही है या अकल भी है। हाँ। क्योंकि आप अगर ये सोच लेते हैं कि केवल आपका चेहरा सुंदर है तो आप जीत जाएंगे, नहीं। आप अगर आपका अगर चेहरा सुंदर हो, आपको बोलने की समझ नहीं है, आपको करंट्स नहीं पता है, आपको क्या चल रहा है देश विदेश में उसकी जानकारी नहीं है, तो ये सामान्य चीज़ नहीं है। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ सर्वगुण संपन्न। अगर आप सर्वगुण संपन्न हैं तो ही आप जा सकते हैं आगे तक, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। उसके लिए आपको हर दिन अपने आप को घिसना पड़ता है, हर दिन आपको अपने आप को नई नई चीज़ों से रूबरू करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जो चीज़ें नहीं भी आती हैं वो भी करना पड़ता है। इतनी हम लोगों की रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है ड्यूरिंग पेजेंट्री कि आपका एक एक इंच भी वज़न काउंट होता है वहाँ पर, कि हमारी जो ड्रेसेस होती हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस होती हैं, तो आपका 1 इंच वज़न भी नहीं बढ़ सकता है। मतलब आपका बिल्कुल 100-500 ग्राम पे भी डिबेट्स होती हैं। तो इतने स्ट्रिक्ट डाइट, आपका क्या क्या नहीं मन करता है। सोचिए ना कि आपके सामने 56 भोग लगा हुआ है, पूरा बुफे लगा हुआ है, लेकिन आप खा नहीं सकते वो। आपको वही खाना है जो आपकी डाइट है। तो हर चीज़ में चैलेंज है। आप अगर ये सोचेंगे ना कि नहीं सब कुछ बड़ा आसान है, आप चल जाएंगे और सब मिल जाएगा, तो नहीं, आप फेल होंगे ही होंगे। लेकिन फेल होके जब आप निखर के निकलेंगे, वो बहुत खूबसूरती वाली चीज़ है। आप एक काउंसलर के रूप में भी जानी जाती है, खासकर टूटते कई परिवारों को आपने जोड़ा है और आप एक तरह से समझाती हैं नई पीढ़ी की युवतियों को और पुरानी सब। ये कैसे आप क्या काउंसलिंग करती हैं, क्या कहती हैं आप जाके उसको कैसे समझाती हैं, या कैसे अपना जो परिवार परंपरा है समृद्ध कैसे हो? मुझे ऐसे लगता है कि जब आप में स्वीकृति आ जाए ना, तो समृद्धि भी आ जाती है। किसी भी चीज के टूटने का या बिखरने का जो सबसे बड़ा कारण है वो अस्वीकृति है। मैं ऐसी हूं, अब मैं आपको स्वीकृत नहीं हूं, आप मुझे परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, मेरे अंदर की कुंठाएं जागेंगी, मेरे अंदर की परेशानी जागेगी। क्योंकि एक लड़की है या एक लड़का है जिसने अपने जीवन के 20-25 साल एक तरीके की जिंदगी जी है, और जब लड़कियों का जीवन बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं, लड़की अपना घर छोड़कर आती है या लड़के के घर में एक और सदस्य आ जाता है, तो आपको उनके साथ में एडजस्ट होना पड़ता है ना। तो एडजस्टमेंट का नाम ही जीवन है। अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे, आप अगर डोमिनेट करेंगे, तो वहां पर परेशानियां आएंगी। आज की तारीख में हम चाहते हैं कि हमारे घर में चाहे लड़की हो या लड़का हो, लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि लड़का हर तरीके से संपन्न हो, पढ़ा लिखा हो, दिखने में अच्छा हो, व्यवहार का अच्छा हो, हर चीज़ अच्छी हो, है ना। तो अब जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं तो उसके साथ में कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी। बिल्कुल, सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो आपको वो बुरी चीज़ें भी स्वीकार करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे अच्छा अच्छा ही चाहिए, मैं खराब फेंक दूंगी, तो फिर कैसे चलेगा। सही उसी तरीके से लड़की है, आपको बिटिया चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एडवांस होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए, और फिर हम उसको घर पे रखेंगे, तो ये तो अप्रोच ही गलत हो गई ना। बिल्कुल। घर में रहने वाली लड़कियां घर जैसी होती हैं, और जो बाहर निकली हुई बच्चियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में लड़ के झगड़ के हर तरीके के संघर्ष को पार करके अपने आप में एक उपलब्धियां हासिल की हैं, पढ़ाई की है, नौकरी की है, किसी भी मुकाम पे हैं, और अगर आप उससे उम्मीद करो कि नहीं आप ये मत करो या आप ऐसा करो, तो वो आपकी अपेक्षाएं ही गलत है। जब आप स्वीकार करते हो कि नहीं मेरे घर में ऐसी लड़की आनी है, तो उसके साथ में आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वो बच्ची अब आपके घर में नहीं रहेगी, उसके अपने भी सपने हैं। तो जब आप बोलोगे नहीं बेटा आप सारी चीजें करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, आपको जैसे जिंदगी जीनी है वैसे जिंदगी जियो, लेकिन साथ में आपकी ये भी जिम्मेदारी है, इनको भी करना है। आप उसको समझाओ जिम्मेदारी, उस पर थोपो नहीं जिम्मेदारी। क्योंकि बड़ा आसान होता है महिलाओं पे किसी भी तरीके का एक वो कर देना कि नहीं लड़की खराब है, ऐसा है।
आप एक बात समझिए कि मैं थोड़ा सा फेमिनिस्ट हूँ शायद, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। जब एक महिला घर के बाहर निकलती है ना सर, और एक पुरुष घर के बाहर निकलता है, पुरुष को पाला ही उसी तरीके से जाता है कि नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको घर चलाना है। पुरुष के पास में चॉइस नहीं होती कि उसको घर चलाना है। लेकिन जब उसके पास में चॉइस नहीं होती है तो उसको बड़ा उस तरीके से किया जाता है कि नहीं नहीं घर में हम संभाल रहे हैं, बाहर तुम देखो। तो जब पुरुष घर के बाहर निकलता है तो वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां, सारी जितनी भी उलझन है वो घर पे ही छोड़ के जाता है, बाहर एकदम रिलैक्स उससे जाता है, ब्रेन से अपने काम करता है, अपनी कामों में उपलब्धियां करता है, अपनी ऊंचाइयों को छूता है, घर आता है, उसको बहुत सारी अप्रिशिएशंस मिलते हैं, है ना। उसी जगह पे जब एक लड़की घर के बाहर जाती है सर, तो लड़की घर के बाहर कैसे जाती है? लड़की घर के बाहर जाती है अपने पूरे घर को अपने पीठ पर लेकर, है ना। घर से जाना है, घर में माँ बाप है, उनका भी ख्याल रखना है, उनकी सारी चीज़ें व्यवस्थित करके जानी है। घर में पति है, पति की सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी है। उसके बाद में फिर मैं घर के बाहर जाऊंगी। अब मुझे ऑफिस जहाँ मैं काम कर रही हूँ, जो मेरा वर्क प्रोफाइल है, मुझे उसको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, सब कुछ करना है। फिर उसके बाद में घर लौट कर आना है। जब लड़का घर लौट कर आता है, आराम से बैठ के फ़ोन चलाता है। जब लड़की घर लौट कर आती है तो फटाफट बैग फेंका, सारा चीज़ें मैनेज की, कपड़े चेंज की, किचन में जाती है। अब सारी चीज़ें वापस से मैनेज करनी है। जब इतनी सारी चीज़ें एक लड़की कर रही है तो क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता कि अच्छा चलो। कितने परिवार हैं जो अपनी बहू को ये पूछते कि अरे थक रहे हो बेटा, बैठो पहले पानी पी लो। नहीं, इतनी लेट हो गई, इतना सारा काम रह गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। नहीं, ये अप्रोच ही गलत है। आप उसको बेटी बना के तो देखिए। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई लड़की मना कर दे कि नहीं मैं इसके माँ बाप को, या ये मेरे माँ बाप नहीं है। आप उसके माँ बाप बन के तो देखिए। जब आप उसको बोलेंगे ना बेटा पहले बैठ जा, पहले पानी पी, थोड़ा सा रेस्ट कर, फिर बाकी के काम कर। कितना सुंदर अप्रोच है ये। बच्ची की माँ क्यों होती है? क्योंकि बच्ची की जो माँ है तो उसके लिए उनका बेटा भी वैसे ही, बेटी भी वैसे ही। बेटा काम करके आ रहा है, उसको भी पानी दे रही है, बेटी काम करके आ रहा है, उसको भी पानी दे रही है कि नहीं बैठो पहले तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद में अपन ये सारे काम करेंगे। तो उसी तरह से जब एक बच्ची शादी कर लेती है तो उसमें क्या बुराई है कि अगर एक लड़का अपनी वाइफ के लिए कॉफी बना के ले आए तो अरे उनके तो अब उसमें ही लगे रहते हैं। और यदि दामाद लेके आ जाए कॉफी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात है, कितनी तारीफ होती है। अरे उनका तो मतलब कि अरे दामाद जी तो इतने अच्छे हैं, वो तो इतना ख्याल रखते हैं। उसी जगह पर अगर बेटा कर दे तो आपको बुरा क्यों लगता है? नहीं लगना चाहिए। और यदि माँ डांटती है बहू को तो बुरा लग जाता है, माँ यदि बेटी को डांटती तो उतना बुरा नहीं लगता। जी बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे का भी कारण है। जब माँ बेटी को डांटती है ना, तो बेटी अपने तर्क वितर्क कुतर्क सब कर सकती है माँ के साथ, है ना। नहीं ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। फिर माँ अपनी बात बोलेगी, फिर बेटी सुन ले, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। मेरे पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन जब एक परिवार में जब एक जिसको हम बोलते हैं मदर इन लॉ, सास अगर आपको कुछ बोलती है तो क्यों बुरा लगता है? क्योंकि उस बच्ची के पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। उसके मन की बात तो उसके मन में रह गई ना। अगर वो अपनी बात समझा पाती अपनी सास को या अपनी नई माँ को तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसको पता था कि ये भी मेरी बात वैसे ही समझेगी जैसे मेरी माँ समझ रही थी। सारी चीजें सर स्वीकृति पर ही हैं। आप अपना के तो देखिए। जी कितना कठिन होता है कि जहाँ आपने जन्म लिया, जिस धूल में खेली, तिल तिल करते माँ बाप ने बड़ा देखा, फिर एक जब विदा का अवसर आता है, लड़की जाती है कि अब ये ससुराल जा रही है और आपको नया घर मिलता है एडजस्ट करने, तो ये कितना वैसा रहता है? बहुत अलग रहता है। और मेरे जैसी लड़कियों के लिए तो बहुत ही अलग रहता है, क्योंकि शादी के पहले तक सर मैं टिपिकल टॉम बॉय थी। मैं सुंदर हूँ ये तो मुझे शादी के बाद पता चला है। शादी के पहले तक तो सर मैं मेरे पास में मतलब मेरे घर में चाचा जी थे, मेरे मित्र थे, उनकी बुलेट थी, मैं रॉयल एनफील्ड चला रही थी। ठीक है, बिल्कुल लड़कों जैसे ही रहना, उठना, खाना पीना सब कुछ, मतलब जीन्स और शॉर्ट्स के अलावा जीवन में कुछ पहना ही नहीं था। अचानक से साड़ियों में आ गए, सारा पहनावा, बोलचाल सब कुछ बदल गया एकदम से। और नए घर में जाना उतना कठिन नहीं है जितना नई चीजों को समझना, अपने आप को समझा पाना कठिन है। क्योंकि जब मैं आपके घर में आती हूँ तो आप चाहते हैं कि ये मेरा घर है, तो मेरा घर मेरे हिसाब से चलेगा।
मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कर दिया है, ऐसा ही तुम्हें करना है। वो बड़ा कठिन है कि ये तो मेरा भाव ही नहीं है, मेरे से तो कोई पूछा ही नहीं जा रहा। बोलते ना कि लड़कियों का घर नहीं होता बेचारियों का, ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। अच्छा, एक जो कहते हैं अपने बुंदेलखंड में कि लड़की का मायका तब तक है जब तक माँ बाप है, माँ बाप जाने के बाद एक तरह से मायका छूट जाता है। तो फिर कभी ऐसी याद आती, क्या सोचती हैं लड़कियां इस बारे में? अब बहू हो गई, आप तो माँ हो गई, 2 बेटियां हैं आपकी। हाँ। अब क्या आपको लगता है वहाँ के मायके के बारे में, ससुराल के बारे में? देखिए सर, फिर बात स्वीकृति की ही है। लड़की का मायका माँ तक है, गलत भाव है। क्योंकि घर में जो भाभी आई है या घर का जो बचा हुआ सदस्य है, उसको आपने वैसे लिया ही नहीं। मैं तो फिर मेरी बात करती हूँ ना कि मेरी भाभी आएगी, अगर उसको मैं मेरे जैसा नहीं रख पाई तो कमी मेरी है, मेरी भाभी की नहीं। अगर मेरी भाभी मुझे कल नहीं पूछेगी तो हाँ, बिल्कुल। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी मुझे प्यार करे, मेरी भाभी मेरा सम्मान करे, तो पहले मुझे देना पड़ेगा। मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरे घर में हम लोग बड़े ट्रेडिशनल फैमिली से हैं, लेकिन मेरी जो नंद है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मुझे बड़ी प्रिय है। मेरी मम्मी को, मदर इन लॉ को नहीं अच्छा लगा कोई चीज तो मेरे लिए मेरी नंद लड़ी मेरी सास से कि अरे चलो ठीक है, तुम अपनी चीज अपने तक ही रखो, हमारे सामने नहीं बोलोगी तुम कुछ भी, हम जो पहन रहे वही प्रीति पहनेगी। मेरा निकनेम प्रीति है। तो उनका वो जो मेरे प्रति जो स्वीकृति थी वो इतनी ज्यादा थी ना कि अगर मतलब कि मैं मेरी मम्मी के सामने मेरी शादी के 10 दिन बाद ही मैं लोअर टी शर्ट पहन के घूम रही हूँ घर के अंदर, क्योंकि घर में जब एक व्यक्ति होता है ना, आपको प्रोटेक्टेड फील कराता है कि अरे मैं हूँ तुम्हारे लिए, तो वो घर एक्सेप्ट करना कठिन नहीं होता। लेकिन जब सारे लोग सिर पे पल्ला नहीं है, साड़ी कमर से नीचे है, ये ऐसा है वो ऐसा है, तो बड़ा ऐसे हो जाता है बिल्कुल बच्ची के लिए, लड़की के लिए, नई लड़की। लेकिन वहीं पे जब कोई ऐसा हो, कोई बात नहीं, बोल रहे तो सबको हम तो है, वो जो हम तो है वाली जो शील्ड है ना, वो इतनी मजेदार होती है ना कि आपको कुछ भी करना फिर असंभव नहीं लगता। तो जैसे मैं मेरे परिवार में बोलती हूँ कि हमारे घर में मेरी नंदबाई है, वो हर चीज के लिए इतना ऐसे होती है प्रोटेक्टिव कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो, हम लोग कहीं पे भी जाते तो एक आध बारी मम्मी, अरे जीजा जी है, सिर पे पल्ला कर लो, तो मम्मी जीन्स के ऊपर सिर पे पल्ला कर लो, तुम ही कराना अपनी बहू से, ऐसे ही जाएगी वो, रखो चुन्नी बगल में, सीधा चलना है अपन को। तो वो चीजें जब आपको कोई इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके से जब कोई अपनाता है ना, तो कहाँ घर बिखरते हैं, मुझे तो नहीं लगता बिखरते हैं। अगर पल्ला डालना या घूंघट, इसमें कोई वो रहता है क्या लड़कियों को कि अच्छा नहीं मानती, या क्या इसमें क्या असुविधा महसूस करती हैं? देखिए सर, पहले का कल्चर अलग था, आज का कल्चर अलग है। पहले बच्चियां जब घर में भी बड़ी हो रही थी तो वो ढकी हुई ही बड़ी हो रही थी, है ना। अब हम बच्चों को हर तरीके से फ्रीडम देते हैं, तो एक वो फ्री सोल, एक ऐसे आजाद रहने वाले बच्चे को आप जब बांध देंगे 5 मीटर कपड़े के अंदर, तो थोड़ा तो उलझन लगेगी ना, है ना। तो अब यही बात है कि आप जीन्स और कोट में बैठे हुए हैं, अगर मैं बोलूं आपको कि आप सूट पहन लीजिए, उलझन लगेगी ना। तो बस वही है। अब आप उतना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आज की बच्चियों से या आज की लड़कियों से कि आप साड़ी पहनकर, सिर पर पल्ला कर और खाना बना लो। नहीं, ये तो मेरी मदर इन लॉ बड़ी अच्छी है, बड़ी मजेदार है। वो मतलब जैसे कुछ भी काम होता है तुम कर लो, पहले अपने सारे काम निपटा लो, क्योंकि साड़ी पहन लोगे फिर तो कुछ करना नहीं है, फिर तो कुछ होगा नहीं। तो उनको वो एक्सेप्ट है कि हाँ भाई, साड़ी पहनने के बाद में भैया हमारी बहू कुछ नहीं कर सकती, तो उसको जितने भी काम करने हैं या कुछ भी है तो तुम पहले अपने काम निपटा लो, फिर तैयार होने के बाद में तो तुम किसी काम की नहीं हो। तो मेरी माँ ने, मेरी मदर इन लॉ ने कभी ये नहीं बोला कि सजने के बाद तुम काम करो। आपकी पहले की अपेक्षा ये रहती थी कि अरे बहू जेवर में है, गहने में है, सब में है, कर क्या रही है, बर्तन मांज रही है। नहीं। तो वो चीजें जब आप स्वीकार कर लेंगे ना, आप मुझे अपना बना लेंगे, तो आप मेरे अपने पहले हो जाएंगे। मातृत्व का भाव जो बच्चियों में होता है, जो लड़कियों में होता है, जो औरतों में होता है, वो पुरुषों में नहीं होता। अरे सवाल ही नहीं। ईश्वर ने कहा है कि मैं नहीं जा पाता पूरी दुनिया में हर बच्चे के पास औरत को। तो मातृत्व पहले से ही एक महिला के अंदर है, बस फर्क इतना है कि आप उसको कैसे देखना चाहते हैं। चंडी के रूप में देखना चाहते हैं, दुर्गा के रूप में देखना चाहते हैं, पार्वती के रूप में देखना चाहते हैं, या अन्नपूर्णा के रूप में देखना चाहते हैं। ये आपका व्यवहार बताएगा कि आपको वो जो मातृत्व भाव है वो कैसा मिलने वाला है। फिर आप शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि चंडी भी मैं, दुर्गा भी मैं, पार्वती भी मैं, अन्नपूर्णा भी मैं, श्रद्धा भी तो। श्रद्धा भी, सृजना भी,
प्रगति सेठ की अभी क्या और सपने हैं प्रगति के, और क्या सोपान सोच रही हैं इस समय के, और कहाँ जाना है, क्या करना है? अभी जो एक जो मुझे ऑनर किया गया मिसेस यूनिवर्स टाइटेनिक ब्यूटी से, अब मैं वाकई में चाहती हूँ कि मैं इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट करूँ। अभी 48 साल बाद मिसेस यूनिवर्स का क्राउन, पहला क्राउन अपने देश में आया है इसी साल। जो शेरी हैं वो मेरी, हम लोग जब क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल पेजेंट्री में थे तो वो हमारी को कंटेस्टेंट थी, वहाँ पर वो फर्स्ट रनर अप रही थी, और अभी वो मिसेस यूनिवर्स का खिताब भारत के लिए लेकर आई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक ऐसे जा पाऊँ उस ऊंचाई तक जहाँ पर मैं मेरे देश को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, जहाँ पे मैं मेरी आवाज़ को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, जहाँ पर मैं मेरी सोच को रिप्रेजेंट कर पाऊँ कि नहीं, ज़िंदगी ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, या सोच ऐसी नहीं। आज के टाइम पे बच्चियाँ आज़ादी को कुछ अलग ही ले गई हैं। हम हर तरीके के काम कर रहे हैं, हर तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, और उसको बोलते हैं कि नहीं, दिस इज़ द लाइफ वे टू स्पेंड। तो वो ना ही लड़के के लिए अच्छी है, ना ही लड़की के लिए अच्छी है कि आप दारू पी रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं। ओकेजनली सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अडिक्टेड हो जाओ आप, और आप उसको करके, ऐसे काम करके अपने आप को सही सिद्ध करो, नहीं। ये थी प्रगति सेठ, जिनसे आपको मिलके लगा होगा कि जितनी सुंदर है वो उसके मन की भी बहुत सुंदर है। मन बिल्कुल निश्चल, साफ सुथरा, सोच भी वैसा, और फिर जब इतना अच्छा सकारात्मक सोच रहता है तो प्रकृति मदद करती है, उनको चुनौतियों से जूझने की शक्ति दी। और मैं कहूँगा कि जिस धरा पर, बुंदेलखंड की जिस धरा पर कभी रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई, तो हो सकता है उस कण में बहुत वो व्याप्त हो कि हमें चुनौतियों से लड़ना है। समय काल परिस्थितियों के हिसाब से चुनौतियाँ बदलती जाती हैं। झलकारी बाई, रानी दुर्गावती, फिर समय और बदला तो एक समय उमा भारती बुंदेलखंड की मुख्यमंत्री बनी। अभी आपने पिछले कुछ दिन पहले देखा होगा, क्रांति गौड़ भारती विश्व कप की जो जीता है, उसमें महिला एक बहुत महत्वपूर्ण महिला सदस्य थी, वही बुंदेलखंड की थी। ऐसी ही प्रगति सेठ भी उन चुनौतियों से लड़ने के लिए बुंदेलखंड से आगे बढ़ रही है। ये सार्थक संवाद की भी शुभकामनाएं कि आप चुनौतियों से हमेशा जूझते हुए आगे बढ़ते रहें और बुंदेलखंड का नाम रोशन करें देश दुनिया में। और जिस तरह से उनका सोच है, जिस तरह से वो चाहती है, एक बहुत अच्छी बात है उनमें कि तमाम ऊंचाइयों के बाद भी वो बहुत डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ज़मीन पे रहना चाहती हैं। परिवार के प्रति बहुत समृद्धि चाहती है। 2 बेटियां हैं, दोनों का लालन पोषण कर रही, पति का ध्यान रख रही है और अपने काम में लगी हुई है। बहुत आपके साथ चर्चा करने में अच्छा लगा। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और साथ ही साथ जैसे मुझे एक खिताब मिला था वेलनेस एम्बेसडर का, और जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था कि आज हार्ट के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ज़रूरत है, तो इसके प्रति भी मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रिया बनूँ या कोई भी और ज़रिया बने, इसके प्रति जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। इस पे चर्चाएं होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे क्या काम करें, आप ऐसे क्या गतिविधियां करें, आप क्या प्रोटोकॉल्स अपनाएं अपने घर में कि आप इन सारी चीज़ों से बचे रहें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, है ना? तो कोशिश करेंगे अगली चर्चा आपकी इसी मुद्दे पे कैसे। जी 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 बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम इस विषय पे बात करें, मेरे ही ज़रिए से ही कई सारे लोगों तक ये प्रोटोकॉल्स पहुंच पाएँ कि आपको किस किस तरीके का क्या क्या आप अभ्यास करें, जिससे आप प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो कर पाएँ। ये उस समय दुनिया में स्वास्थ्य बहुत बड़ी चुनौती है। जी एक समय नहीं लोगों के पास, और दूसरा स्वास्थ्य। बिल्कुल, आप सब कुछ दुनिया की हर ऊंचाइयां, हर कामयाबियां, हर चमक को पा लेते हैं, और जो पीछे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है वो आपका स्वास्थ्य। बिल्कुल। क्योंकि मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ ये चीज़ कि आपके पास में हर सड़ी चीज़ के लिए समय है, हर घटिया से घटिया चीज़ के लिए समय है, केवल खुद के लिए समय नहीं। बिल्कुल। कितने लोग हैं आज की तारीख में जो अपने लिए दिन का 45 मिनट निकाल पाते हैं? अभी आपसे मैं बोलूंगी कि सर 10 मिनट बस आपको मौन रहना है, आप नहीं रह पाएंगे, व्याकुलता आ जाएगी मन के अंदर। मोबाइल छू लेंगे, मोबाइल ही कर लेंगे। बिल्कुल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फोन है, ये बड़ा जो है, तो बिल्कुल हम ज़रूर जल्दी मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के। आपकी कितनी, 2 बेटियां है, ये छोटी वाली? जी जी जी, ये हमारी छोटी गुल्लू है, ये छोटी बिटिया है, और एक बड़ी बिटिया है, वो 8 साल की है। उसका नाम क्या? उनका नाम है सर क्या, अच्छा। उनका नाम हम लोगों ने बड़ा सोचा। अच्छा, शुरुआत से ही मुझे था कि मुझे बिटिया ही चाहिए, तो उनके आने से पहले मैंने नाम सोच लिया था। तो जब वो आए अगले दिन हमारे पास डॉक्टर आए कि भाई आप नाम सोच के बता दीजिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट ने कहा कि नाम बताया, तो सर ने कहा आपको पता था क्या कि आपकी लड़की होने वाली है?
तो क्यारा का जो मतलब होता है सर वो है क्लियर, ब्राइट और फेमस। तो जब कभी आप उनसे मिलेंगे तो आप उनको बिल्कुल महसूस कर पाएंगे कि हाँ, इनका नाम और इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल एक जैसी है। फिर जब ये आई जीवन में तो हमें चाहिए था कि क्यारा से ही मिलता जुलता कोई ना हो जो अच्छा भी हो और मीनिंगफुल भी हो, तो फिर इनका नाम रखा हमने कार्या। अच्छा। जी, तो ये जो कार्या है ये हमारे जीवन के सारे कार्यों को सफल करने आए हैं। अच्छा। तो ये जो कार्या है इनके नाम का मतलब है आप कॉन्फिडेंट विमेन। जी। तो देखिए आप क्या कॉन्फिडेंस सोच रही दोनों बच्चियों को एग्जाम बनाने का? जो ये बनना चाहे, मैं कुछ भी नहीं सोच रही, इनका जो मन होगा ये वो बनेगी। सब आप उपलब्ध कराएंगे? मैं बस इनकी सारथी बनूंगी, जी। मैं इनके लिए प्रोवाइडर हूँ। इनको जो चाहिए इनकी जिंदगी में वो मैं प्रोवाइड करूंगी। और जब मैं इनके जो मासूमियत को बरकरार रखूंगी तो इनका मन और इनका दिमाग। आप इनका लालन पालन करती हैं जी। तो इसमें सब गतिविधियों के समय कैसे निकाली, क्या दिनचर्या रहती है? दिनचर्या तो बहुत बेहतरीन रहती है। सुबह उठने की दिनचर्या सेम है, सोने की जब ये अलाउ कर दें हमें कि हाँ अब सोना है आपको, तो बस ये है दिनचर्या। सुबह उठती हूँ 6 बजे, अपना थोड़ा सा योग करती हूँ, घी टी पीती हूँ और डाइट अपनी लेती हूँ प्रॉपर, और फिर बच्चों को स्कूल जाना वो सारी चीज़ें मैनेज करके ये उठ जाती हैं। उस बीच में इनके साथ साथ में मेरी डाइटिंग, मेरे डाइट, क्योंकि अभी ये छोटी हैं तो उस हिसाब से खाना पीना सारी चीज़ें मैनेज करना, इनके साथ में समय देना, इनको पूरी अटेंशन देना। और जब कुछ भी इवेंट्स होते हैं तो आप देखिए कितना प्यारा बच्चा है हमारा, कितना एडजस्टिंग एंड कोऑपरेटिंग बच्चा है। मुझे ना ईश्वर ने बड़े प्यारे बच्चे दिए हैं सर, बड़े ही प्यारे बच्चे दिए हैं। मैं कहीं पे भी रहूं बच्चे मुझे परेशान नहीं करते। मैं जहाँ भी होती हूँ मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं, बड़ी बिटिया भी छोटी बिटिया भी। कहीं पे भी जाऊँ, हमें आउट ऑफ स्टेशन बहुत ज्यादा जाना रहता है, कहीं पे कुछ तो बच्चे मेरे साथ रहते हैं। वो बच्चे ऐसे ही रहते हैं, खुश एकदम मस्त, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको पूरी अटेंशन चाहिए। हाँ ना।